ने मोल्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। और एक वर्कशीट अबाउट 11 to 12 क्वेश्चन पे बेस्ड एक वर्कशीट आप लोगों को घर से करने के लिए दी थी। और शायद यहाँ तक हमारा काम हो गया था। अब इसमें अगर कोई ऐसी बात जो मैंने कही है जो नहीं हुई आप लोगों के ग्रुप में, जैसे मैंने कहा मोल्स का टॉपिक हो गया, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली डिस्कस कर लिए और एक वर्कशीट भी आप लोगों को घर से करने के लिए दे दी। यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया था। चैट में बता दीजिए ये आप लोग मुझे। ठीक है बेटा। अच्छा, वर्कशीट की प्रैक्टिस कर ली थी? वर्कशीट को सॉल्व कर लिया था हमने क्लास में? वर्कशीट भी क्लास में सॉल्व हो गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री की हेडिंग मेंशन कीजिए। स्टोइचियोमेट्री की हेडिंग मेंशन कीजिए और लिखिए कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactant and product, the quantitative relationship between reactant and product with the help of a balanced chemical equation. With the help of a balanced chemical equation. ठीक है बेटा, डेफिनेशन मैंने पूरी कह दी है, एक बार रिपीट कर देता हूं कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, the quantitative relationship between reactant and product with the help of a balanced chemical equation. स्टिचियोमेट्री में बेटा 4 रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है बेटा, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, और चौथा बनता है हमारे पास बेटा वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, टोटल 4 रिलेशंस बनते हैं स्टिचियोमेट्री में। मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये टोटल 4 रिलेशंस बनते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम्स के अंदर आप लोग शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि आप लोग के पास जो डिस्कशन होता है यूजुअली वो मास रिलेशनशिप का होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का होता है और वॉल्यूम रिलेशनशिप का होता है। बेटा अगर आपने बात नोट करी हो, इवन थ्योरी एग्जाम्स में भी मास वॉल्यूम यानी कि मास गिवन होता है, मास डिटरमिन करना होता है, मास गिवन होता है, वॉल्यूम डिटरमिन करना होता है, या फिर वॉल्यूम गिवन होता है, वॉल्यूम डिटरमिन करना होता है। शायद ही बहुत कोई रेयर केस के अंदर कभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए आपके किसी टीचर ने आप लोगों को ऐसा कोई सवाल लिखवाया हो जिसमें वॉल्यूम गिवन और मास डिटरमिन करना हो। बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है और इसीलिए जो है एप्टीट्यूड में तो इसके सवाल हम लोग पढ़ते ही नहीं। एप्टीट्यूड में ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा लेंदी भी है, दूसरा इसकी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसी बनती है जो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ी सी मुश्किल हो। ठीक है बेटा, तो ये टोटल हमने जो 4 रिलेशंस हैं इनमें से बेटा ये 3 रिलेशन डिस्कस करेंगे, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम। ठीक है, ये टिक मैंने इसलिए लगाया कि हमने इन 3 रिलेशनशिप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, इन 3 रिलेशनशिप को डिस्कस करना है स्टिचियोमेट्री में। बेटा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हुए मैं बता दूं कि वॉल्यूम रिलेशनशिप को वॉल्यूम रिलेशनशिप को एक लॉ के तहत पढ़ा जाता है।
वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को एक लॉ के तहत पढ़ा जाता है और उसका नाम है अबाउट गेल यूसेक लॉ। ठीक है बेटा, गेल यूसेक लॉ के तहत वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। और गेल यूसेक लॉ की बेटा स्टेटमेंट है कि गैसेस रिएक्ट under the ratio of small whole numbers at constant temperature and pressure। ठीक है बेटा, ये लॉ क्या कहता है कि जो गैसेस होती हैं वो स्मॉल होल रेशियो के अंडर रिएक्ट करती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर तो मस्ट है, कोई भी गैस हो उसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस रहनी चाहिए, उसमें जो कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहेंगी तो आप किसी भी गैस लॉ को डिस्कस नहीं कर सकते। अब बेटा होता क्या है, देखिए कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं उनका आपस में रिलेशन जो बनता है, जो रेशियो बन रहा होता है वो होल नंबर्स में बनता है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं बनता। यानी कि या तो रेशियो बनेगा 1:1 का, 2:1 का, 1:2 का, ठीक है, 3:2 का, 2:3 का, 3:5 का, 2:7 का, लेकिन होल नंबर्स में बनता है। और स्मॉल होल नंबर्स से मुराद क्या, अगर आप उनको रेशियो के तहत देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू में उनका एक्चुअल रेशियो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो गेल यूसेक लॉ बेसिकली गैस के रिएक्शन में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के अबाउट डिस्कस करता है। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने 4 रिलेशंस पढ़ने हैं। अब इन 4 रिलेशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एक इक्वेशन लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा रहा है। अब देखें इस पूरे रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है सॉलिड पे और कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। उसको मैंने सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर दिया है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन को मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि भाई थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की, तो नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए इसी इक्वेशन पे, इस केमिकल इक्वेशन पे मैं आप लोगों से बेटा एक सवाल पूछूं कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be produced, what mass of carbon dioxide will be produced when 25 grams of calcium carbonate is decomposed? सही है बेटा। बेटा गौर करिएगा चंद बेसिक बातों पे, आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस किया हुआ है, बस रिवीजन करना है। जैसे कि इस वक्त मेरे पास चैट में 3-4 बच्चों ने करेक्ट जवाब भी सेंड कर दिया है, ठीक है। और ये जवाब सेंड करने का मतलब ही यह है कि उनके जहन में अभी तक स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उन्होंने बहुत इजीली
बिना किसी कंफ्यूजन के इसको सॉल्व करके मुझे सेंड भी कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। आपके पास केमिकल इक्वेशन मौजूद है, आपके पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। फिल वक्त इस इक्वेशन को देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन में सवाल के तहत मास आपको बेटा फाइंड करना है, मास आपको फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो गिवन मास है वो गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि इन दोनों का रिलेशन बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का रेशो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें स्टोइचियोमेट्री में हम लोग एक डिस्कशन कर रहे होते हैं जिसका नाम है मोलर मास। ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, मोल्स पढ़ाते हुए शायद ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। फिल वक्त मैं आप लोगों को स्टोइचियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोलर मास बताऊं तो वैसे तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि भाई मास इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि 1 मोल मौजूद हो, मोल्स चेंज भी हो सकते हैं। अब वो मोल्स आप कैसे देखेंगे, इक्वेशन में मौजूद कोएफिशिएंट से। स्टोइचियोमेट्री में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसके कोएफिशिएंट्स देखकर मोलर मासेस फाइंड करने को पता चलेगा। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैल्शियम का बेटा 40 एटॉमिक मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन मौजूद है। टोटल बेटा ये हो गया 100 AMU, 100 AMU हो गया बेटा ये। हमें निकालना है मोलर मास, हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट से रिलेट करके। बेटा कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो इट मींस कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता तो कोएफिशिएंट 1 होता है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 ही रहा, लेकिन मोलर मास होने के तहत अब इसको ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, वही काम हमारे पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास बनना बेटा 44 AMU। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 44 ग्राम्स। देखिए 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज करता है तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है। सवाल के मुताबिक 25 ग्राम्स डिकम्पोज हो रहा है, तो कितने मोल्स की, कितने ग्राम्स की फॉर्मेशन होगी, तो वो हमें नहीं मालूम x। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन बनी 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100x हो गया, और 24 इंटू 25 इंटू 44 एज इट इज मैंने मेंशन कर दिया, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना। x की एक्सप्रेशन बनी बेटा 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100, 25 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100। बेटा 25 से 100 को सिंप्लीफाई करेंगे, 100 के अगर फ्रैक्शंस बनाए 25 के तो 4 फ्रैक्शंस बनते हैं। अगर 100 को 25 में तोड़ा जाए तो 4 फ्रैक्शंस बनेंगे। या फिर आपको टेबल्स याद होने चाहिए, या तो फ्रैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें, या तो बाकायदा पूरे टेबल्स याद रख लें कि भाई 25 इंटू 4 इज 100, 25 इंटू 4 इज 100, तो 25 इंटू 4 इज 100, ये हो गया 44/4। हर बात को अलग अलग स्टेप में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक ही स्टेप में मैंने एक से ज्यादा काम कर दिया तो चैट में मेरे पास ये मैसेज भर जाएगा, सर फलां चीज कैसे हुई, फलां चीज कैसे हुई। तो 25 इंटू 4 इधर आ गया, 44 एज इट इज दूसरे स्टेप में हमारे पास चला गया। 4 इंटू 11 इज 44, 4 इंटू 11 इज 44, और x की वैल्यू बेटा क्या बनी है हमारे पास, x की वैल्यू बनी है 11 ग्राम्स। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 11 ग्राम्स। वेरी गुड, एक बड़ी तादाद ने मुझे 11 ग्राम सेंड किया हुआ है।
यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? ठीक है बेटा, ग्रेट बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर, सही। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा इसी सवाल को, इसी डेटा को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे डिस्कस करूंगा, इसी डेटा को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को, इसी डेटा को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे डिस्कस करूंगा। तो सवाल हमारे पास बनेगा, देखिए पहले लिखा हुआ था व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बेटा ये सवाल मैं कर देता हूं, what volume of carbon dioxide will be produced, what volume of carbon dioxide will be produced when 25 grams of calcium carbonate is thermally decomposed। अब देखें बेटा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मास मास। अगर मास गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है तो इस रिलेशन को कहते हैं बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मेरी बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो रही होंगी कि मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, दिस इज एक्चुअली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मास वॉल्यूम एक्चुअली इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ मास मास रिलेशनशिप। यानी कि अगर आपको मास गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको मास मास रिलेशनशिप तो करना ही करना है। यानी अगर आप एक्चुअल मेथड के तहत करें, आप 10,000 शॉर्टकट लगा दें, मोल मोल का रेशियो बना दें कि भाई 25 ग्राम्स पे वॉल्यूम कितना था, ठीक है बेटा, तो सॉरी 100 ग्राम्स पे वॉल्यूम कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का, 25 ग्राम्स पे कितना होना चाहिए, आप सब बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आप सब कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिस मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं, मैं उसी मेथड के जरिए काम करूंगा। अब उसके अलावा प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को खुद अगर इसकी जो है सिंपलर वर्जन और आसान कैलकुलेशन समझ में आना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी एक मेजॉरिटी तादाद ने मुझे करेक्ट जवाब सेंड करना शुरू कर दिया, तो देखिए मास वॉल्यूम के लिए मास मास निकालना जरूरी था, यानी यहां तक तो आपने करना ही करना था। आगे आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या कहा भाई, कि भाई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मोल्स इनटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब करता हूं। मोल्स इस वक्त कैसे निकालेंगे, आपके पास गिवन है मास, ठीक है, मास है 11 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो 11/4 का जो आंसर होगा ये बेटा हमारे पास मोल्स होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 11/4 को बेटा डिवाइड किया, क्या बना बेटा 1/4, 1/4 22.4 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया बेटा। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था 1/2 बेटा बराबर होता है 0.5 के, और इसके बराबर होते हैं हाफ, यानी कि 1/2 लिखें या 0.5 लिखें, या हाफ होता है। ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर हो उसको हाफ कर देगा। 1/2 या 0.5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसको हाफ कर देता है। इसी तरीके से जो 1/4 है बेटा, 1/4 है, ये बराबर होता है बेटा 0.25 के। तो 1/4 किसी से मल्टीप्लाई हो या 0.25 किसी से मल्टीप्लाई हो, बेटा ये वैल्यू होती है एक्चुअली क्वार्टर। ठीक है, जैसे आप लोग क्वार्टर बरोस्ट खाते हैं, या फिर उर्दू में बोलें तो ये होती है पाव। जैसे कि एक पाव दही होता है जिसको लाने में लड़कों की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो 1/4 या 0.25 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्वार्टर कर देगा। अब देखें 1/4 22.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
क्वार्टर का मतलब है हाफ ऑफ द हाफ, क्वार्टर का मतलब है हाफ ऑफ द हाफ। तो 22.4 का बेटा हाफ करें, क्या बना? 22.4 का बेटा हाफ करेंगे, क्या बना? ये बना 11.2। फिर 11.2 का हाफ करेंगे बेटा, हाफ ऑफ द हाफ करना है ना, 11.2 का हाफ करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? 11.2 का हाफ किया तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास आया 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, क्लियर हुई यहां पे बात? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, 22.4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इन शॉर्ट आप इस तरीके से कर लें, 22.4 को 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एट द एंड 22.4 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 22.4 इंटू 1 इज 22.4, 22.4 को फिर 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो डायरेक्टली आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 4 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो ओल्ड स्कूल मेथड कर लें, 22.4 को डिवाइड करने के लिए 4 इंटू 5 इज 20, ठीक है, 2 बचा, ये 0.4 यहां पर आ गया। अब 0.4 आ गया, इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 4 इंटू 6 इज 24, ये आ गया। अब 0.6 बना है तो यहां पे भी 2.4 होगा, कैंसिल हो गया, 5.6 डेसीमीटर क्यूब आ गया बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाया बोर्ड पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। What volume of C2H6 will be produced when 500 decimeter cube of hydrogen is reacted with C2H2? सवाल में इक्वेशन दी हुई होगी आपको, तो वो कुछ इस तरीके से गिवन होगी। ठीक है बेटा, सवाल में कह रहा है कि C2H6 का कितना वॉल्यूम बनेगा जब H2 का 500 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट कर रहा है। 500 डेसीमीटर क्यूब अगर H2 का रिएक्ट कर रहा है C2H2 के साथ, तो C2H6 का कितना वॉल्यूम बनेगा। बेटा देखें, सवाल में क्या गिवन है बेटा, 500 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम। और बेटा कैलकुलेट क्या करना है,
वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये, ठीक है। क्या है ये बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। याद रहे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में इक्वेशन के तहत ही पूरा काम हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इक्वेशन के तहत ही काम हो जाता है। जैसे फिल वक्त H2 का रिलेशन बनाना है आपको किसके साथ बेटा? C2H6 के साथ। तो हमने H2 का रिलेशन बनाया C2H6 के साथ, इसका रिलेशन बना दिया। H2 का बेटा हमने रिलेशन बनाया C2H6 के साथ। अब रिलेशन कैसे बनता है? मोल रेशियो लगाएंगे, तो इक्वेशन में मौजूद जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसके मोल रेशियो बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए बेटा, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है? हाइड्रोजन का कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। C2H6 का कोफिशिएंट बेटा इक्वेशन में 1 है, तो 1 लिख दिया जाएगा। 2:1 का रिलेशन है, 2:1 का रिलेशन है बेटा। यानी कि हाइड्रोजन जितना कंज्यूम हो रहा होगा उसका हाफ इथेन बनेगा। हाइड्रोजन जितना कंज्यूम हो रहा होगा उसका हाफ इथेन बनेगा। 2:1 का रिलेशन है। तो अगर ये 500 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट कर रहा है, अगर ये 500 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा इसका हाफ इथेन बनेगा। तो इसका हाफ क्या हुआ बेटा? 250 डेसीमीटर क्यूब। दैट्स इट, सवाल सॉल्व हो गया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया बेटा। यहां पे हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। बेटा ये जो आपने कोफिशिएंट से मोल्स फाइंड किए हैं, ये बेसिकली हमने मोल रेशियो फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट से मोल रेशियो फाइंड करते हैं, मोल रेशियो के तहत सारी कैलकुलेशन होती है। मोल रेशियो मालूम हो गया तो आपने वॉल्यूम का रिलेशन भी बना दिया कि भाई 2:1 का रेशियो है, तो 500 पे 250 बनेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पे हम अपनी बात को एंड करते हैं। ये हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हुआ। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में देखा आपने कि सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सारा काम हो गया, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशो पता चला और उसके तहत आपने इक्वेशन में गिवन वॉल्यूम का रिलेशन बना दिया। मास मास और मास वॉल्यूम में बेटा, मास मास तो चले छोटा सा हिसाब है, मास मास को तो यहीं पे खत्म हो जाता है फौरन। मास वॉल्यूम के अंदर बेटा अगर आप देखें तो थोड़ा लेंथी हो जाता है कि पहले मास निकालना फिर वॉल्यूम निकालना। इसको बेटा चाहे तो आप लोग जिनको वो तरीकेकार मालूम है वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चे उसको जानते होंगे तो उनको फॉलो कर लें। जिसको नहीं मालूम वो नए मेथड में ना पड़े, ठीक है। वो जिसको आता होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे भाई आपको मोलर मास मालूम होना चाहिए। भाई कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल का मास बन रहा है 100 ग्राम, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बन रहा है 100 ग्राम। दोनों के दरमियान रिलेशन बेटा किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा रिलेशन कितना है? ठीक है, तो देखें कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रिलेशन है 1:1 का। तो अगर ये 100 ग्राम है यानी कि ये 1 मोल है, तो वो भी 1 मोल बनेगा। जब ये 1 मोल बनेगा तो वो भी 1 मोल बनेगा। तो हम इसका रिलेशन बना देंगे भाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 100 ग्राम्स में। 25 ग्राम्स का फाइंड करना है, एक्स कर दिया, ठीक है। तो भाई 100 ग्राम्स पे 22.4 है, तो 100 का क्वार्टर हो गया, तो इसका भी क्वार्टर हो जाएगा। आप इस
तरीके से 2 स्टेप्स के अंदर भी मास वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वो बनती है कि जिसकी प्रैक्टिस है बेटा इसमें, जिसकी प्रैक्टिस है बेटा इसमें, वो सही कर सकता है इसे। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस है इसमें वो ज्यादा सही कर सकता है। अब जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो 1-2 सवाल करने के बाद समझे कि हाँ भाई मुझे आ गया, और फिर कोई एक सवाल टेस्ट में या कोई वर्कशीट करते हुए समझ में नहीं आता, फिर बोलता सर ने सही नहीं समझा। इसलिए भाई मैंने पूरा मेथड आप लोगों को बता दिया कि भाई पहले मास मास रिलेशनशिप कर लो, उससे वॉल्यूम फाइंड कर लो। या फिर अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई आप लोग मोलर मासेस के तहत काम करोगे, भाई कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान है ना, सबसे पहले तो इनका मोल रेशो फाइंड करो। रेशो क्या देखें, कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, 1:1 का रिलेशन, 1:1 का रिलेशन। इसका मोलर मास बन रहा है 100 ग्राम। 100 ग्राम्स मतलब 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो बेटा ये भी 1 मोल है। तो अगर ये 100 ग्राम पे है तो 100 ग्राम पे ये वॉल्यूम के तहत 22.4 बनेगा, क्योंकि 1 मोल पे वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1 का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1 का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 100 ग्राम पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो सवाल में जब 25 ग्राम से, तो 25 ग्राम पे कितना बन जाएगा, तो 100 पे 22.4 है, तो 100 का देखें क्वार्टर हो गया, 100 का क्वार्टर तो 22.4 का क्वार्टर हो जाएगा। क्वार्टर के लिए मैंने बताया था भाई 1/4 या फिर 0.4 होता है यार। ठीक है, 1/4 या 0.4 होता है नंबर। ठीक है, इस लिहाज से भी आप मास वॉल्यूम को 2 स्टेप में कर सकते हैं। इस स्टेप से अगर आप करेंगे तो मास वॉल्यूम का पूरा सवाल 2 स्टेप में हो जाएगा। 1/4 और 0.25 बेटा दोनों सेम है। 1/4 के फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 0.25। ठीक है, 1/4 0.25। फैयाज कह रहे हैं कि सर वो H2 के साथ कोफिशिएंट क्यों लिया था, 2 क्यों लिया था। बेटा सवाल को बगौर देखें, उस वक्त जब मैं बोल रहा था उस वक्त तो आपने बात सुनी नहीं, इस वक्त आप सवाल को बगौर देखें, आपको पता चल जाएगा 2 क्यों लिया था। गिवन नहीं है ना, आपको पता चल जाएगा गिवन कहां से नहीं है, मैंने कहां से ले लिया, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा ये जो सवालात आ रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो सवाल बेटा कभी भी आपकी अजम्पशन के तहत नहीं होता। सवाल हमेशा पैटर्न्स को फॉलो करता है, क्योंकि एप्टीट्यूड में स्पेशली एमकेट जो एप्टीट्यूड होता है इसमें विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बड़ा खास ख्याल रखा जाता है कि सवालात ऐसे हों जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो सके, तो उनको फिर वैसे ही सवालात दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने जहन से आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इसको ऐसा कर लें इसको ऐसा कर लें, तो सवाल तो वैसे सॉल्व हो जाएगा हम अपनी असम्पशन लगाते लगाते करें तो, लेकिन फिर वो सवाल एप्टीट्यूड पैटर्न से हट जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड पैटर्न है विदाउट कैलकुलेटर विद इन 1 मिनट सॉल्व करने का। बेटा ये न्यूट्रॉन और वैलेंसी वाली बात तो मैंने लास्ट क्लास में बताई नहीं थी। आपकी लास्ट क्लास अगर मिस भी हो गई तो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा कुछ डिस्कशन किया नहीं था। ठीक है, न्यूट्रॉन्स वैलेंसी इस टाइप की कोई बात मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई। ठीक है बेटा, एक एनटीएस का एक सवाल डिस्कस कर लेता हूं। एग्जैक्टली यही सवाल पास्ट एनटीएस में 2 बार आया है, एग्जैक्टली यही सवाल, और एक बार पैटर्न यही था, इक्वेशन चेंज थी, इक्वेशन कुछ और दी हुई थी, पैटर्न यही था। एक बार ऐसे आया और 2 बार एग्जैक्टली सेम सवाल आया एनटीएस में। तो आप लोगों से मैं
सवाल कर रहा हूं, इस सवाल को मेंशन कर रहा हूं, ऑप्शंस भी मेंशन कर रहा हूं। आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें और जवाब बताइए मुझे। जी बेटा, क्या जवाब है भाई करेक्ट? मिला जुला रुझान आ रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, मेजॉरिटी ने सी बोला है, कुछ डी बोल रहे हैं, मेजॉरिटी सी की है वैसे। ए बी और डी वाले बहुत गिनती के बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर। मैं जवाब बताऊं अब आप लोगों को, या आप लोग खुद मार्क कर लेंगे, या अपने जवाब पे आप लोगों को भरोसा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेकिन क्यों? वाई, हाउ, कैसे? डी कैसे आंसर हो गया? एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, अगर कभी सवाल में कोई डेटा मौजूद ना हो, कोई डेटा मौजूद ना हो, तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। बेटा ऐसी मेरा दिल चाह रहा था ना, ये बात मुझे बार बार रिपीट करनी थी। ठीक है, तो मैंने उर्दू में एक बार बोर्ड पे लिख दी कि बार बार रिपीट ना करनी पड़े, एक ही बार आप लोग अपनी मदर टंग में लिख लें। ठीक है, देखें बेटा, इस वक्त सवाल को देखें, सवाल के अंदर सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन है जो कि गिवन है बैलेंस्ड फॉर्म में। देखें जैसे मैंने लिखी, इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन अनबैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस है।
फिर सवाल में क्या लिखा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ KCl विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप पिछले सवालों से इसका मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो आपको आइडिया हो कि पिछले सवालात में किसी चीज का वॉल्यूम या मास पूछने के बाद किसी चीज का कोई वॉल्यूम या मास गिवन भी होता था, गिवन एंड रिक्वायर्ड होता था। एक गिवन होता था, दूसरा रिक्वायर्ड होता था। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड बात पूछी गई है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड बात पूछी गई है। तो इसका मतलब है सवाल में कोई डेटा मौजूद ना हो, तो सवाल में कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, तो केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। केमिकल इक्वेशन बैलेंस अगर है तो देखिए भाई, KCl का वॉल्यूम पूछना है ना, तो KCl के कोएफिशिएंट को देखिए। KCl का कोएफिशिएंट जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी हो, उसको ऑप्शन में देख के मार्क कर दें। इक्वेशन अगर अनबैलेंस हुई तो बैलेंस लाजमी करना है, क्योंकि स्टेच्यूमेट्री में बेटा, स्टेच्यूमेट्री की डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजिम और मलजूम है। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 मोल्स 1 मोल पे 22.4 होता है, 2 मोल्स पे 44.8 होगा, बेटा हम लोग गौर से देखें, हम लोग इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोल रेशो जो फाइंड करते हैं उनको हम मोल्स कंसीडर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते। और सवाल के अंदर कोई नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो सवाल में कोई गिवन ही नहीं है। और मैं बोल भी ये रहा हूं कि सवाल में कोई डेटा गिवन ना हो, आपको कैसे पता चला 2 मोल्स? अगर 2 मोल्स यहां पर है, आप इसके मुताबिक कह रहे हो, तो बेटा ये जो कोफिशिएंट है, कभी बेटा आप इसको कंसंट्रेशन भी कंसीडर कर लेते हैं, कभी आप इसको वॉल्यूम भी कंसीडर कर लेते हैं, ये बात आप जहन में रखिए। कभी आप इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कंसीडर कर लेते, तो सिचुएशन के वाइज ये चीज आप चेंज करते रहते हैं, अपने मतलब के मुताबिक बना लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली एक्चुअली एक्यूरेटली वॉल्यूम या मोल्स नहीं होता। क्या आप बोलेंगे सर ये तो मोल्स से 2 मोल्स मौजूद हैं, तो 2 मोल्स पे जो है 1 मोल पे 22.4 है, तो 2 मोल्स पे 44.8 होगा, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं। बेटा इस कंडीशन पे मास का सवाल कभी आ ही नहीं सकता, इस कंडीशन पे हमेशा वॉल्यूम 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 का सवाल आएगा, यानी कि वो वॉल्यूम ही पूछेगा, मास कभी नहीं पूछ सकता। वो कंसंट्रेशन जरूर पूछ सकता है, वो आपसे कंसंट्रेशन जरूर पूछ सकता है इस तरीके से, या फिर वॉल्यूम पूछेगा, मास नहीं पूछ सकता। जैसे कि कुछ 2001 या 2002 की बात है, जब आप लोग बहुत छोटे छोटे हुआ होते थे, बहुत छोटे छोटे जब आप लोग होते थे, तो उस वक्त आईबीए ने डीयूएचएस का टेस्ट लिया था, उस वक्त आईबीए लेता था डीयूएचएस का टेस्ट। तो एक सवाल आया था कि भाई ये इक्वेशन मौजूद थी, और पूछा ये जा रहा था कि कोई डेटा गिवन नहीं था, और पूछा ये जा रहा था कि HCl की क्या कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी आयरन हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आयरन हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl की क्या कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। तो देखें, जब डेटा कोई गिवन नहीं होता तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम होता है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के काम जो होते हैं वो वॉल्यूम के तहत हो सकते हैं, मोल्स के तहत हो सकते हैं, और कंसंट्रेशन के तहत हो सकते हैं, मास नहीं आ सकता।
जी बेटा, KCl के नंबर ऑफ मोल्स देखना है बेटा। जो मैंने इंटीरियर सिंध का सवाल, इंटीरियर सिंध 2015 का सवाल मैंने फेसबुक के ग्रुप पे अपलोड किया है, आप सबने देख लिया होगा, मेजॉरिटी ने सॉल्व भी कर लिया। वो बेटा थोड़ा सा लेंथी सवाल है। लेंथी से मुराद के एक तो वाकई में जो है बहुत सारे स्टेप हैं, सॉल्यूशन में कोई 1-1.5 पेज लग जाता है, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल सवाल है। उस थ्योरेटिकल सवाल को जबरदस्ती एप्टीट्यूड के अंदर 2015 में दिया गया। और एप्टीट्यूड में वैसे घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे सवाल जब आते थे तो इंटीरियर सिंध के पेपर में आते थे, सिर्फ कराची के पेपर में कभी नहीं आते। लेकिन 2017 के बाद से 2017 से इंटीरियर और कराची का पेपर सेम हो गया है। अब जो कराची का पैटर्न था वही इंटीरियर वालों के लिए। तो 2017, 18, 19 कोई पंजाब बोर्ड की वर्क एग्जाम्पल नहीं आई। 2016 तक पंजाब बोर्ड की वर्क एग्जाम्पल्स आई हैं, तो वो एक वर्क एग्जाम्पल मैंने मेंशन करी है। उसमें थोड़ा अभी आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है, सबको नहीं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी थोड़ा बताने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज ही की क्लास में मैंने स्टैच्यूमेट्री समझाना शुरू करी है। तो नेक्स्ट क्लास में वो सवाल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं।